चलें जी, आज हमारा टॉपिक है चलें इसको हम बाद में पढ़ेंगे। जी आवाज आ रही है सबको? जी सर आ रही है। जिनके माइक ऑन है वो काइंडली माइक अपने आप का दें। तो हमारा लेक्चर आज का है। मैडम नसरीन का ऑन है, उनसे ऑफ करवा लें, वहां से बात। अदनान जट आप टाइम पे आया करें क्लास में, ठीक है? अदनान जट साहब जी सर। सर टाइम पे वो क्लास मैं ट्रैवलिंग कर रहा था सर, इसी वजह से थोड़ा सा इशू हो गया। ज्वाइन किया उसमें से चलें। टाइम, कल लेकिन फिर वो कल कल हम सेक्शन 100 तक वो ओरल टेस्ट होगा, ठीक है? तो कल याद कर लेना है आपने, ठीक है? 100 तक। चलें जी। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। डिस्प्यूट एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी मैडम। जी सर, कल का टेस्ट आपने कौन सा बताया? 100 सेक्शन तक ओरल टेस्ट होगा, बस पहले 100 सेक्शन। सर मैंने पूछा कल टेस्ट किस चीज का होगा? पहले 100 सेक्शन मैं बता रहा हूँ। आवाज आ रही है आपको? अगर उनको आवाज नहीं आ रही, पहले 100 सेक्शन। हाँ जी, नासिर साहब हो जाएंगे पहले 100 सेक्शन या कम कर लें, 50 कर लें? सर हो जाएंगे, हो जाएंगे सर। अभी टेस्ट भी दिया। दिल अहमद ने कह दिया तो हो जाएंगे। जी सर, जी सर। अच्छा, सर वो तो टेस्ट रिटर्न आज। मैमूना सर साहब बाकियों में से रख पूछ ले। लें मैमूना साहब कह किसी रही है और कि को। कम कर दें, आई थिंक। जी सर कुछ कम कर दो। चले 75 तक होगा, ठीक है? मतलब समन तक, ठीक है? चलें ठीक है सर। हाँ 75 तक होगा। ओके सर। फिगर लेकर चलें, 50 कर दीजिए। 50 कर दें? यस सर। चलें 75 को कोई फिगर नहीं बन पा रहा। चलें, ये अब आपका टेस्ट होगा 50 तक, ठीक है? थैंक यू सो मच। हाँ 53 तक होगा, ठीक है? 53 तक होगा, बाकी सर कल कर 50 लेंगे। क्यों बना? 53 तक होगा, ठीक है? सर 50 क्यों नहीं? 53 तक, मैंने कहा 53 तक वो कंप्लीट हो जाएगा ना, एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलें जी, 153 तक टेस्ट होगा। अब आपका वो प्रॉपर अब पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्यूट एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है? इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या चीजें आ जाती हैं जी नासिर साहब? क्या चीजें आ जाती हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी में? लैंड, बिल्डिंग, ठीक है? यही इमूवेबल प्रॉपर्टी चीजें हैं। लैंड, बिल्डिंग, आपके ट्रीज वगैरह, ठीक है, दरख्त वगैरह। या आगे उन्होंने बता दिया कि सर बिल्डिंग और ट्रीज तो मूव हो सकते हैं सर, अगर उनको काटा जा सके। हाँ जी, बाद में हो जाते हैं ना, बाद में हो जाते हैं। आपका सेक्शन 380 पाकिस्तान पिनल कोड, सेक्शन 380 वो यही बताता है कि जो आपका दरख्त है वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है? अगर उसको काट दिया जाए देन फिर मूव हो गया, पहले वो इमूवेबल है, ठीक है? पहले ठीक हो इमूवेबल है, ठीक हो गया? डिस्प्यूट एज टू इमूवेबल मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, 2019 में उन्होंने ये इस पे क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है? कहता है कि व्हेन एवर एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, अब कौन सा मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इज सेटिस्फाइड दैट फ्रॉम अ पुलिस रिपोर्ट और अदर इंफॉर्मेशन, फ्रॉम अ पुलिस रिपोर्ट और अदर इंफॉर्मेशन, फ्रॉम अ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है? अच्छा, ये अदर इंफॉर्मेशन का उन्होंने वर्ड ऐड कर दिया, अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन पता नहीं क्या है, ठीक है?
अदर इंफॉर्मेशन में वो पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि अदर इंफॉर्मेशन से में कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, किसी पर्सन की, किसी शख्स की, मजिस्ट्रेट की सो मोटो भी हो सकती है, कोई भी इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पुलिस से हो, ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ पुलिस से हो, वो कोई भी पर्सन इंफॉर्मेशन दे सकता है, कोई भी पर्सन इंफॉर्मेशन हो सके दे सकता है। ठीक हो गया, कोई भी पर्सन उसकी इंफॉर्मेशन दे सकता है। ठीक हो गया। दैट अ डिस्प्यूट लाइकली टू कॉज अ ब्रीच ऑफ पीस, likely to cause a breach of peace exist concerning any land or water or the boundaries thereof within the local limits of jurisdiction, he shall make such order in writing. क्या करेगा वो? ऑर्डर करेगा in writing, such order in writing stating the grounds of being so satisfied. अब वो ग्राउंड्स भी लिखेगा कि किस ग्राउंड्स पे वो सेटिस्फाई होके वो ऑर्डर कर रहा है, मतलब उसका ऑर्डर, ये रिटर्न ऑर्डर किस ग्राउंड्स पे रिलाय करता है। एंड रिक्वायरिंग द पार्टीज कंसर्न्ड इन सच डिस्प्यूट, कंसर्न्ड पार्टीज मतलब जो कि आपस, जिनका आपस में डिस्प्यूट है, टू अटेंड हिज कोर्ट इन पर्सन और बाई प्लीडर, वो खुद आ जाएं या प्लीडर के थ्रू आ जाएं, विद इन अ टाइम टू बी फिक्स्ड बाई सच मजिस्ट्रेट, वो उसी ऑर्डर में लिख देगा कि फलां डेट पे आप पेश हो, फलां डेट पे आप पेश हो। ठीक है, stating the grounds of being so satisfied and requiring the parties concerned in such dispute to attend his court in person or by pleader within the time to be fixed by such magistrate, and to put in writing statement of their respective claims as respect the facts of actual possession of subject of dispute. ठीक है, as respect the fact of actual possession of such dispute, actual possession of such dispute। एक सेकंड, ये एक्चुअल पोजेशन क्या होता है जी नासिर साहब? एक्चुअल पोजेशन क्या होता है? व्हाट इज एक्चुअल पोजेशन? सर एक्चुअल पोजेशन मतलब जो उस टाइम पोजेशन जिसके पास हो, जिसकी असल पोजेशन बनती है सर, असल जिसकी पोजेशन बनती है, मतलब कह रहे हैं कि, मतलब कह रहे हैं कि जो जो माल, वो पोजेशन में हो, जो उसके कंट्रोल में हो, जो प्रॉपर्टी जिसके कंट्रोल में हो, वो उसके ऊपर काबिज हो, मतलब उसको यूज कर रहा हो, इस यूटिलाइज वक्त कर रहा तो हो। मौजूदा सर, कब्जा सर। एक पर्सन बताए, जो भी एक पर्सन बताए मैं जी। मैं बताऊं सर आई थिंक जिसकी बाय लॉ या टाइटल के मुताबिक ठीक है नासिर साहब, मुझे आपका कोई आंसर का पता चल गया जी। जट साहब, सर बेसिकली इसमें जरूरी नहीं कि वो मालिक भी हो, अगर वो काबज हो तो वो उसका पोजेशन उसको कहा जाता है। तो फिर पुलिस जो है वो उसका जो जिसके पास कब्जा होगा वो उसका इन रिटर्न लिखकर जो है ना वो मजिस्ट्रेट को पेश करेगी। ये इसमें बात है। जी कमर साहब आप क्या कह रही थी? सर मैं ये कह रही थी ना कि जो अभी जो सर ने बताया वही चीज ना, कि जो जिसका कब्जा हो, जो उस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज कर रहा हो, जो उसको मतलब सारे इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अंडर कंट्रोल में हो, वो तो ये आप मालिक हो कैसे सकता है या ये मालिक ना भी हो, ऐसे ही? नो नो कोई भी हो सकता है। नो जस्ट यहाँ पे 145 में बेसिकली आपका कब्जा देखा जाता है कि भाई किसके पास कब्जा है, ठीक है। और टाइटल जो है वो तो सिविल कोड की जुरिस्डिक्शन है, वो तो 145 के अंडर आ ही नहीं सकती, जी वो तो बिल्कुल सेपरेट चीज है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक्चुअल पोजेशन में मींस बता रहा है कि फिजिकल पोजेशन एंड पोजेशन ऑफ पर्सन हु हैज हिज फिट ऑन लैंड, हिज फिट ऑन लैंड, कि जिसके वो जमीन पे कोई पाँव है, हु प्लग इट, सोइंग इट और ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन इट,
it is entirely irrespective whether he has title or right to possession on it। कि मतलब एक्चुअल पोजेशन का क्या है? एक्चुअल पोजेशन मीन मतलब इस वक्त वो जो पर्सन जमीन पे मौजूद है, जिसके कब्जे में है, जो पर्सन उसके जिसके कब्जे में है, जो उस जमीन में रह रहा है, वो जो उस जमीन को काश्त कर रहा है, जो उस जमीन को जो उस जमीन में हल चला रहा है, वो एक्चुअल पोजेशन उसको कहते हैं। ये कहता है कि ये अलग बात है कि वो चाहे मालिक है या नहीं, उसके पास टाइटल है या नहीं है, ठीक है, उसके पास राइट टू पोजेशन है या नहीं है, ये सेपरेट थिंग, ये सेपरेट थिंग, ठीक हो गया, ये एक्चुअल पोजेशन है। अच्छा, आगे हम फिर इसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं। कहता है वो दूसरी जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ऑन अ पुलिस रिपोर्ट और अदर इंफॉर्मेशन, ऑन अ पुलिस रिपोर्ट और अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये इस पे वो एक साइटेशन है 1997 PCRL जो 1588, उससे कहते हैं इट इज नॉट डिपेंड ऑन द एप्लीकेशन बाय पार्टी और पुलिस। ये जरूरी नहीं है कि वो पुलिस की रिपोर्ट हो या पार्टी की रिपोर्ट हो, बट डिपेंड ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट द डिस्प्यूट इज लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस। मतलब वो इंफॉर्मेशन कहीं से भी आ सकती है, वो फरिश्ते आके दे दें, वो कोई मतलब थर्ड पर्सन आके दे दे, वो मतलब जाके मतलब SHO को मतलब सो मोटो ले ले, सॉरी मजिस्ट्रेट सो मोटो ले ले, या मजिस्ट्रेट को कहीं से भी पता चलता है, नो मैटर, अगर उस रिपोर्ट से सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ जी ये ब्रीच ऑफ पीस हो जाएगा, इस डिस्प्यूट से ब्रीच ऑफ पीस हो जाएगा, तो वो इनिशिएट कर देगा 145 की प्रोसीडिंग। As to how magistrate come to know about it is not material at all। कि ये जरूरी नहीं है कि वो मजिस्ट्रेट को कहाँ से पता चला है। अगर मजिस्ट्रेट को ये पता चल जाता है कि वो आपका उस जमीन से उस मतलब जो लैंड है इमूवेबल प्रॉपर्टी है उससे ब्रीच ऑफ पीस होने वाला है, तो वो उस कॉग्निजेंस ले सकता है, ठीक हो गया, ये बात कर रहा है। आगे डिस्प्यूट का आपको पता है कि डिस्प्यूट क्या है? डिसएग्रीइंग ऑफ टू पर्संस ऑन अ सेम सम पॉइंट, ठीक है, लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस ऑन द पीस एग्जिस्टिंग कंसर्निंग एनी लैंड वाटर और बाउंड्रीज। इसको मजीद नीचे उन्होंने डिफाइन कर दिया है, एनी लैंड वाटर और बाउंड्रीज, इसको मजीद उन्होंने डिफाइन कर दिया कि इसमें आपकी बिल्डिंग्स भी आ जाएंगी, मार्केट्स भी आ जाएंगी, फिशरीज भी आ जाएंगी, क्राफ्ट्स भी आ जाएंगी, ठीक है, क्राफ्ट्स भी आ जाएंगी, और वो दूसरा जो है अदर प्रोड्यूस ऑफ लैंड रेंट और प्रॉफिट ऑफ सच प्रॉपर्टी। मतलब सपोज के वो लैंड है, लैंड से कोई फसल है, सपोज के उससे कॉटन ग्रो हो रहा है, या फिर उससे कोई आपकी वीट गंदम काश्त हो रही है, तो वो भी, और उसका जो प्रॉफिट होगा वो भी शामिल होगा, उससे जो कोई रेंट आ रहा है वो भी शामिल होगा, अगर जमीन ठेके पे है तो उससे जो रेंट आ रहा है वो भी, सारी चीजें उसमें शामिल होते हैं। मतलब वो कह रहा है कि जमीन से भी का भी डिस्प्यूट हो सकता है, जमीन की पैदावार का डिस्प्यूट हो सकता है, जमीन के किराए का डिस्प्यूट हो सकता है, जमीन के किराए का डिस्प्यूट हो सकता है, उस जमीन पे मार्केट्स हो सकती हैं, उस जमीन पे फिशरीज हो सकती हैं, क्राफ्ट्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, ये सारा कुछ आ जाएगा, ठीक हो गया। कहता है विद इन दी लोकल लिमिट्स ऑफ हिज जुरिसडिक्शन। अब वो कह रहा है कि अगर डिस्प्यूट है कसूर का, तो कसूर का मजिस्ट्रेट उसको मतलब उसकी 145 को इनिशिएट करेगा, लाहौर का है तो लाहौर का करेगा, साहिवाल का है तो साहिवाल का करेगा। कहता है ही शैल मेक एन ऑर्डर इन राइटिंग स्टेटिंग द ग्राउंड्स ऑफ बीइंग सो सेटिस्फाइड। वो मजिस्ट्रेट जो है ऑर्डर लिखेगा कि किस ग्राउंड्स पे वो ये मतलब ऑर्डर कर रहा है, ठीक है, एंड उसके बाद पार्टीज को कहेगा कि आप आए अपना कंसर्न, कि आप आए अपना रिटर्न स्टेटमेंट दें, ठीक है, खुद पेश हूं या वकील के थ्रू पेश हूं, टू पुट इन रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव क्लेम। वो आप आके अपना एक रिटर्न स्टेटमेंट दें, मतलब एक रिटर्न शेप में आप अपना क्लेम बताएं कि आपका क्या क्लेम है, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्चुअल पोजेशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, ठीक हो गया। 145 का क्रक्स क्या है? 145(1) का ये क्रक्स है कि अगर मजिस्ट्रेट को कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस कोई डिस्प्यूट हो सकता है, आपकी कोई डिस्प्यूट होगा जिससे ब्रीच ऑफ पीस होगा,
ठीक होगा, वो डिस्प्यूट जमीन या किसी पानी वगैरह का हो सकता है, तो उसमें मजिस्ट्रेट अगर उसकी जुरिस्डिक्शन में आता है तो वो एक ऑर्डर करेगा, दोनों पार्टीज को बुला लेगा। ठीक है, जो भी पार्टीज हैं, सपोज के वो उसमें पार्टीज हैं, एक तरफ वकास साहब और नासिर साहब हैं, दूसरी तरफ वो अदील अहमद और नाजगुल साहब हैं। ठीक है, तो ये दोनों पार्टीज को, चारों पार्टीज को वो समन करेगी कोर्ट, उनको कहेगी कि आप खुद पेश हो सकते हैं या अपने वकील के साथ के थ्रू पेश हो सकते हैं, इन पर्सन या अपने वकील के थ्रू, और आके अपना स्टेटमेंट दें। अब नासिर साहब वकवास साहब ने अपना मतलब रिटर्न स्टेटमेंट देना है कि जी हमारा ये पोजीशन है, ये हमारी जगह है, ये हमारी मिल्कियत है। दूसरा अदील साहब और नाजुल साहब ने अपना पोजीशन मतलब एक स्टेटमेंट देना है। ये है आपका 145(1). ठीक हो गया सर एक क्वेश्चन है, जी एक क्वेश्चन है यहाँ पे जी। सर, यहाँ पे तो इन्होंने कहा है कि डिस्प्यूट लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस, तो यहाँ पे मतलब कि अभी तक वो कोई लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद कुछ भी नहीं हुआ, मतलब नहीं हुआ एक्सपेक्टेड है क्यों? जी, बिल्कुल नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये क्या है, ये पीछे हम जो पढ़ रहे हैं, पीछे 107 में क्या है, वो अभी ऑफेंस उसने कमिट नहीं की, रॉन्गफुल एक्ट उसने कमिट नहीं किया, उसको प्रिवेंट किया जा रहा है, उसको प्रिवेंट किया जा रहा है कि वो डिस्प्यूट। कोर्ट को कैसे सेटिस्फेक्शन देंगे ना कि भाई ये इस तरीके से ब्रीच ऑफ पीस होने जा रहा है, क्योंकि पार्टीज तो अक्सर झूठ भी बोलती हैं, तो वो कैसे सेटिस्फाई करेंगी कोर्ट को? क्या मतलब, इंफॉर्मेशन आएगी ना, सर वो पुलिस के पास रिपोर्ट आएगी, पुलिस के पास नहीं सर, मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट आएगी कि ये ठीक ठीक मामलात हो रहे हैं। मजिस्ट्रेट, वही ठीक मैं बता रहा हूँ कि अब उसको क्या पता, मजिस्ट्रेट को क्या पता कि ये इस वक्त कसूर के जिला के जो मतलब तहसील है चूनिया, उसमें क्या हो रहा है, या उसको क्या पता कि ये रावलपिंडी के जो तहसील है सासन अब्दाल, उसमें क्या हो रहा है, लाल हवेली में क्या हो रहा है, उनको नहीं पता। उनको कोई रिपोर्ट आएगी मजिस्ट्रेट को, ठीक। ठीक है, उसको कोई रिपोर्ट आएगी, कोई इंफॉर्मेशन आएगी, मतलब वो पुलिस रिपोर्ट हो सकती है या कोई अदर इंफॉर्मेशन। देखें ना, बेयर एक्ट पढ़े तो आपको इतनी डिटेल के साथ आपको लिख देते हैं कि कहीं पे आपको ये नहीं कह सकते कि कुछ हो, अदर इंफॉर्मेशन में उन्होंने कंप्लीट कर दिया है कि कहीं से भी इंफॉर्मेशन आ सकती है। लेकिन सर प्रैक्टिकली तो जो पार्टी कंसर्न होती है, जिसकी पोजीशन मतलब छीनी जा रही होती है, वो खुद ही मतलब कोर्ट में चली जाती है ना अपनी पोजीशन बचाने के लिए। हाँ जी, जा सकती है, जा सकती है। सर सर आपसे क्वेश्चन है कि ये अक्सर जो ये मज़ारे होते हैं जिनकी किसी लैंड पे मतलब उनका कब्जा इन पोजेशन होते हैं फॉर मोर देन 20 इयर्स, ठीक है, तो सर वो लैंड जो है फिर उस पर कब्जा कर सकते हैं, वो क्या चक्कर होता है? वो मैडम वो राइट ऑफ ईजमेंट की बात कर रही हैं, ठीक है, वो समथिंग एल्स, ठीक है, वो राइट टू ईजमेंट है। अगर प्राइवेट पार्टी है प्रॉपर्टी है तो 20 साल के लिए, अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो उसमें 60 साल के लिए आप कोई चीज़ इस्तेमाल करें, एक रास्ता इस्तेमाल करें, ठीक है, तो उस पर किसी को मतलब ने किसी ने इंटरफेयर नहीं किया, उसने उस पर किसी ने इंटरफेयर नहीं किया, कोई आपको इंटरफेरेंस नहीं हुई, आप पीसफुली वो रास्ता 20 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर वो उसका आपके राइट हो जाता है, आपका राइट बन जाता है, उसको कहते हैं हक के आसाइश, ठीक है, राइट ऑफ ईजमेंट राइट। तो उस पर सर फिर दोबारा वो नहीं अटैच कर सकते आपको। मैडम यहाँ पे ये कहना चाह रही है कि ये जो देहातों में देते हैं ना जमीन किसी बंदे को, मतलब कोई चीज उगाने के लिए, इस पर एक दो नहीं, साल के लिए या 20 ऐसा साल के लिए आप उगा लो, उस फसलों पे आपकी बात कर रही हैं। ऐसे उधर उधर मैडम कोई राइट नहीं बनता उसका, वो जब चाहे वो मालिक है, जब से चाहे आपको आपसे वापस ले सकता है, ठीक है। आगे कहता है कि 2 में बताया गया कि वो लैंड वाटर का मैंने आपको बता दिया है। 3 में बताया गया कि कॉपी ऑफ ऑर्डर शैल बी सर्व्ड इन अ मैनर बाय दिस कोड फॉर द सर्विस ऑफ समन अपॉन अ पर्सन और पर्संस एज द मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट, एज द मजिस्ट्रेट may direct, and at least one copy shall be published by the being affixed for some conspicuous place or near the subject of dispute। एक तो वो जो मतलब जो ऑर्डर होगा वो सर्व किया जाएगा
समन के थ्रू, मतलब जैसे समन सर्व किए जाते हैं, ठीक है। किन लोगों को किया जाएगा, वो मजिस्ट्रेट बताएगा कि किन किन लोगों को आपने जाके देना है। वो बता देगा कि आपने एक नासिर साहब को देना है, नासिर साहब के वालिद साहब को देना है, और वकास साहब को देना है, अदील अहमद को देना है, नाजुल साहबा को देना है, ठीक है। ये सारे लोगों को आपने दे देना है। और दो जो है ना, दो नोटिस आपने साथ हमसे दूसरे एक पिंड दे चौधरी ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਤੇ दूसरा एक ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਣਾ है, ठीक हो गया। और एक जो नोटिस होगा वो उसी जगह पे जहाँ पे वो मतलब जहाँ पे डिस्प्यूट हो रहा है जिस प्रॉपर्टी का, वहां पे जाके चस्पा कर दिया जाएगा, ठीक है। वहां पे चस्पा कर दिया जाएगा। अब ये जो है इंक्वायरी एज टू पोजेशन है, ये आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये सब सेक्शन सर एक क्वेश्चन है एक थोड़ा सा कि पुलिस खुद भी दे सकती है या फिर मजिस्ट्रेट की कंसेंट जरूरी है इसमें? पुलिस क्या चीज दे सकती है? 145 की जब वो कार्रवाई करती है पुलिस खुद, क्या मतलब? सर वो ये कह रहे हैं कि मतलब वो खुद भी मतलब वो नोटिस दे सकती है कि आप, ये ऑर्डर ही मजिस्ट्रेट करेगा ना सर? नहीं नहीं, वो खुद कैसे दे सकती है? खुद कैसे दे सकती है? सर बेसिकली पुलिस ही जमा करवाती है वो मजिस्ट्रेट को, जो इंक्वायरी वगैरह उसके मतलब होती है। ये पहले मजिस्ट्रेट उन्हें करता है, ऑर्डर देता है, फिर ये देती सर है पुलिस रिपोर्ट जिसे आप। नहीं देखें, अब मजिस्ट्रेट को कोई पता नहीं है। एक सपोज के आपको एक पर्सन गया पुलिस के पास, पुलिस को कहा कि ये पर्सन जो है मेरे पोजेशन पे इंटरफेयर कर रहा है, और वो कल भी पिस्टल लेके आए थे और धमकियां दे के चले गए हैं, ठीक है। तो ये ऐसा है, ठीक है। अब पुलिस को लगता है कि हाँ जी ये इससे कोई कल ऑफेंस हो सकती है, इस मतलब जमीन से कोई ऑफेंस हो सकती है। वही उनकी रिपोर्ट तैयार करके एक मजिस्ट्रेट, वही रिपोर्ट पुलिस वाले आके मजिस्ट्रेट को दे देते हैं। मजिस्ट्रेट 145 की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देता है, ठीक हो गया। वही पर्सन जिनका पोजीशन था वो पुलिस के पास नहीं जाते, वो डायरेक्ट आ जाते हैं मजिस्ट्रेट के पास। फिर मजिस्ट्रेट फिर भी 145 की जो है वो प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ठीक हो गया। ओके। इनिशिएट कौन करता है? इनिशिएट मजिस्ट्रेट करता है। मजिस्ट्रेट कैसे करता है? मजिस्ट्रेट को कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, रिपोर्ट मिलती है या इंफॉर्मेशन मिलती है, फिर मजिस्ट्रेट अगर सेटिस्फाई होता है, ठीक है, अगर सेटिस्फाई होता है देन वो ऑर्डर करता है इन राइटिंग और पार्टीज को बुला लेता है कि जी आ जाओ बेटा, ठीक हो गया। आगे कह रहा है कि 145(4) 145(4) कहता है दी मजिस्ट्रेट शेल then without the merits or claim of any such party to right to possess the subject of dispute pursue the statement so put in here the parties receive all evidence as may be produced by them respectively, consider the fact of such evidence, take such further evidence if any as he thinks necessary, and if possible decide whether any and which of the party was date of order before mentioned in such possession of said subject सिंपली उसमें कहा गया कि जो अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा? मजिस्ट्रेट शेल, उसके बाद मजिस्ट्रेट दोनों पार्टीज को सुनेगा, जो दोनों पार्टीज को सुनेगा, उनके क्लेम देखेगा, उसके बाद उनकी जो स्टेटमेंट्स है उनको प्रोड्यूस करेगा। मतलब प्रोड्यूस होता है गौर से पढ़ना, ठीक है। वो लिखा होता है कि रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड, रिकॉर्ड गौर से पढ़ा गया, प्रोड्यूस उनकी स्टेटमेंट को गौर से पढ़ता है और उनके पार्टीज को सुनता है, वो पार्टीज आ जाती है उनको सुनता है। उसके अलावा चाहता है तो उनसे कोई एविडेंस भी ले लेता है, उन पार्टीज से कोई एविडेंस ले लेता है, मतलब उनको कहता है कि जी हाँ जी आप अपना मतलब टाइटल डॉक्यूमेंट ले आए, आप भी ले आए, जो भी होता है। कंसीडर द फैक्ट ऑफ सच डॉक्यूमेंट एंड टेक सच फर्दर एविडेंस इफ नेसेसरी। अगर वो उसको चाहिए होता है तो वो किसी पटवारी को बुला लेता है, किसी तहसीलदार को बुला लेता है,
ठीक है, अगर फर्दर इन्वेस्टिगेट मतलब उसको एविडेंस चाहिए है तो, ठीक है। एंड इफ पॉसिबल डिसाइड वेदर एनी एंड विच ऑफ द पार्टीज वाज at the date of order before mentioned in such possession of said subject। वो फिर डिसाइड सर करेगा कि इससे पहले मैं कौन सी पार्टी पोजेशन में थी। सर मैं 5 मिनट्स के लिए जरा क्लास लीव कर रही हूँ, मुझे थोड़ी अर्जेंसी है सर। ओके मैडम, ओके, ठीक हो गया। अब वो मैं इधर देख रहा हूँ 4%। चलें, ठीक है। अब वो मजिस्ट्रेट सबको सुन के ऑर्डर करेगा कि कौन सी पार्टी पोजेशन थी, which of the parties was at the date of order before mention in such possession of such subject। अब before at the date of order, ये ऑर्डर कौन सा है? at the date of order, ये ऑर्डर कौन सा है? ये फर्स्ट ऑर्डर है। ये कौन सा ऑर्डर है? ये 145(1) का ये ऑर्डर है। ये 145(1) का ऑर्डर है कि वो मजिस्ट्रेट जो है इंक्वायरी करेगा, उन पार्टीज को सुनेगा, उनके कोई डॉक्यूमेंट्स लेगा, अगर उसको जरूरत है तो और भी फर्दर एविडेंस लेगा। फर्दर एविडेंस लेके उसने फैसला करना है कि हाँ जी, जब पहला ऑर्डर हुआ था 145(1) की प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी, उस टाइम कौन सी पार्टी पोजेशन में थी, उस टाइम कौन सी पार्टी। सिंपली जो 145 जो है वो यही बताता है, 145(4) ये बताता है कि वो कोर्ट ने पोजेशन के बारे में फैसला करना है कि कौन सी पार्टी पोजेशन में है, कौन सी पार्टी पोजेशन में है। ठीक हो गया। आगे प्रोवाइजो कहता है, प्रोवाइडेड दैट इफ इट अपेयर टू द मजिस्ट्रेट दैट एनी पार्टी हैज विद इन 2 months नेक्स्ट before the date of such order has been forcibly or wrongfully dispossessed, he may treat the party so dispossessed, and if he had been possession and at such date। ठीक है, अगर अदालत को लगे कि कोई पार्टी ऑर्डर के 2 माह पहले डिस्पोजेस की गई है तो उसको काबिल समझा जाएगा। अब ऑर्डर कब हुआ था? सपोज के 145 का ऑर्डर हुआ, 145 का ऑर्डर हुआ है, कब हुआ है? 145 का ऑर्डर हुआ है सपोज के 2/1/2021, 2/1/2021 वो 145(1) का ऑर्डर हुआ है। ठीक हो गया। अब कोर्ट ने देखा कि उसके बाद ये अगली प्रोसीडिंग आई, इंक्वायरी हुई सपोज के 20/1/2021। ठीक है, अब इंक्वायरी हुई तो मुझे उसको लगा कि जो कोर्ट ने फैसला करना है कि कौन सा पोजीशन में है। उसके बाद फिर कोर्ट ने प्रोवाइजो में देखना है कि जो ऑर्डर एक्चुअली ऑर्डर था 2/1/2020 का, ठीक है, उससे 2 महीने पहले कौन सी पार्टी पोजीशन में थी। ठीक है, कौन सी पार्टी को डिस्पोजेस किया गया है। अगर उससे पहले 2 महीने पहले किसी पार्टी को डिस्पोजेस किया गया है तो यही समझा जाएगा कि वही पार्टी एक्ट का पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन उसी पार्टी का है। सर थोड़ा सा रिपीट करेंगे प्लीज। मैं कंप्लीट आपको समझा के चलता हूँ, आपको टेंशन न लें। मैं आपको 2 दफा और एग्जांपल्स दूंगा, डिफरेंट एग्जांपल दूंगा, आपको समझा के जाऊंगा मैं। ठीक है, नासिर साहब क्या समझ आई आपको? सर इसके मुझे समझ ये आई है कि जो मजिस्ट्रेट है वो इंक्वायरी करेगा और इंक्वायरी के लिए जो पार्टीज हैं मतलब जिनको नोटिस दिया जाएगा वो दोनों पार्टीज से जो भी एविडेंस होगा वो रिसीव करेगा और उनको सुन के फिर वो डिसाइड करेगा कि जिस दिन वो 145(1) के तहत जो उसने ऑर्डर किया था उस ऑर्डर से पहले कौन सी पार्टी पोजेशन में थी वो डिसाइड करेगा उस सब्सिक्वेंट ऑर्डर में फिर वो। ठीक है, वही है कि मतलब 145(1) में मतलब 4 में यही बताया गया कि जो एविडेंस लेगा और देखेगा कि जब मैंने वो पहला ऑर्डर किया था उस वक्त कौन सी पार्टी पोजीशन में थी। ठीक है, एक बात। प्रोवाइजो में क्या कह रहा है? दूसरी प्रोवाइजो, ये जो दूसरी प्रोवाइजो है, इस प्रोवाइजो में बताया गया कि उस वो मजिस्ट्रेट ये भी देखेगा कि
इस आर्डर, जो कौन सा आर्डर, जो 145(1) में जो पहला आर्डर था, उससे पहले 2 महीने पहले कौन सी पार्टी काबिज थी? ठीक है, कौन सी पार्टी को डिस्पोजेस किया गया है? 2 महीने पहले कौन सी पार्टी को डिस्पोजेस किया गया है? जिस पार्टी को डिस्पोजेस किया गया है उसी को काबिज समझा जाएगा, उसी को काबिज समझा जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अब एक सपोज के एक आपके अदील अहमद के पास एक प्रॉपर्टी है, अदील अहमद पोजेशन के पास पोजेशन है, ठीक है। अब नासिर साहब कहते हैं नहीं पोजेशन मेरा है, वो इस तरह लड़ाई हो जाती है। अदील साहब और ये नासिर साहब की प्रोसीडिंग आ जाती है मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट आर्डर, पहले आर्डर का देता है जी अब इस पे कोई मतलब स्टेटस को है या प्रॉपर्टी अटैच भी कर सकता है, वो आगे मैं आपको बताता हूँ। वो आर्डर का देता है 145(1) का कि आप फलां डेट पे आप दोनों आ जाएं और या अपने वकील साहब को बुला लें, ठीक हो गया। उसके बाद फिर वो 145(4) की कार्रवाई करता है मजिस्ट्रेट, और वो कहता है कि ये जब ऑर्डर किया है मैंने 145(1) का, 145(1) का ऑर्डर जो 2/1/2021 को किया है, उस वक्त जो अदील अहमद पोजेशन में था, अदील अहमद पोजेशन में था, उस वक्त अदील अहमद पोजेशन में था। उसके बाद जो प्रोवाइजो क्या बताती है, प्रोवाइजो कहती है कि उस टाइम 2/1/2021 को तो अदील अहमद पोजेशन में था, लेकिन इस अदील अहमद को 2 महीने पहले भी डिस्पोजेस किया गया था, पीछे 2 महीने पहले डिस्पोजेस किया गया था। तो वही जिसको अदील अहमद को डिस्पोजेस किया गया था, तो यही समझा जाएगा कि इसको वही मालिक है। या ये कह लो कि 2 महीने पहले नासिर को डिस्पोजेस किया गया था, अदील ने 2 महीने पहले नासिर को डिस्पोजेस किया है, तो नासिर कौन होगा? नासिर ही आपका एक्चुअल पोजेशन में होगा। कोर्ट कौन से क्या समझेगी? कोर्ट समझेगी कि ये नासिर का कब्जा है, अदील का कब्जा नहीं है, क्योंकि 2 महीने पहले अदील नासिर को फोर्सेबली डिस्पोजेस किया गया है, रॉन्गफुली और फोर्सबली डिस्पोजेस किया गया है। तो कोर्ट क्या समझेगी? कोर्ट समझेगी कि इस वक्त नासिर का कब्जा है। मैं फिर एग्जांपल देता हूं कि 145(1) में बताया गया कि एक पोजेशन, एक प्रॉपर्टी है मुल्तान में, एक कनाल प्रॉपर्टी पड़ी है, उसका पोजेशन रोला है नासिर साहब का और अदील अहमद का, ठीक हो गया। अब प्रोसीडिंग आ गई, एक ऑर्डर का दिया मजिस्ट्रेट ने 2/1/2021 को कि अब इस पे कोई मतलब रोला नहीं होगा। नोटिस का देता है दोनों पार्टीज को, नासिर को और अदील को, कि आपने पेश होना है मेरे पास 20/1/2021 को। ये आ जाते हैं आपके, अपना एविडेंस देते हैं, सारा कुछ रिपोर्ट देते हैं। 145(4) के तहत कोर्ट ऑर्डर करती है कि जी इस वक्त जो है, जब मैंने ऑर्डर किया उस टाइम अदील अहमद का कब्जा था, उस टाइम अदील अहमद का कब्जा था। उसके बाद प्रोवाइजो क्या बताती है? ये प्रोवाइजो बताती है कि इफ द इट अपीयर टू मजिस्ट्रेट एट एनी टाइम विद इन 2 month, विद इन 2 month नेक्स्ट बिफोर द ऑर्डर ऑफ सच ऑर्डर, सच ऑर्डर यही है कि जो पहला ऑर्डर है 2/1/2021 का, अगर कोई पार्टी फोर्सबली डिस्पोजेस की गई है, मतलब इससे पहले 2 महीने पहले नासिर साहब को फोर्सबली डिस्पोजेस किया गया है, तो ही मे ट्रीट द पार्टी सो डिस्पोजेस इफ ही हैड बीन इन पोजेशन ऑफ सच डेट। वो यही समझा जाएगा कि उस वक्त नासिर का ही कब्जा था, उस वक्त नासिर का कब्जा था। 145(1) में कब्जा अदील का है, और इससे पहले 2 महीने पहले किसका कब्जा था? 2 महीने पहले नासिर का कब्जा था। तो कोर्ट यही समझेगी कि आपका नासिर का ही कब्जा है, और एक्सल जो सेक्शन है वो प्रिवेल करता है दूसरा, आपके दूसरे मतलब प्रोवाइजो प्रिवेल करती है सेक्शन पे, प्रोवाइजो को ही प्रेफर किया जाता है, असल सेक्शन को नहीं। जी नासिर साहब, क्या समझ आई आपको? सर मुझे ये समझ आई है कि जो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेगा और जो एविडेंस देगा पार्टीज का, और उसके बाद वो अगर ये अपीयर ये होता है मजिस्ट्रेट को कि जो जब ये 145(1) के तहत जो ऑर्डर हुआ था, उससे 2 महीने पहले जो किसी शख्स को डिस्पोजेस किया गया था, और डिस्पोजेस करके फिर ये ऑर्डर करवाया गया था 145(1) के तहत, तो जो 2 महीने पहले जिस शख्स को डिस्पोजेस किया गया था, उसकी ही पोजेशन समझी जाएगी एक्चुअल में। हाँ जी, सर पोजेशन तो सर समझी जाएगी सर, वो तो समझ आ गई सर, लेकिन सर अगर असल मालिक जो है, असल मालिक की बात नहीं करनी है। असल मालिक की वो आपको बताया ना, कंवर साहब ने बताया कि असल मिल्कियत जो है वो राइट्स कौन डिक्लेयर करती है? सिविल कोड करती है। राइट्स
सिविल कोर्ट करती है। यहाँ पे कोर्ट ने बस वो आपका जो डिस्प्यूट को प्रिवेंट करनी है, मतलब कोई ऑफेंस ब्रीच ऑफ पीस से आपको प्रिवेंट करना है कि कोई ब्रीच ऑफ पीस ना हो जाए बस, और बाकी कोई कोर्ट ने कुछ नहीं करना। कोर्ट ने बता देना कि इसके प्रॉपर्टी का पोजेशन है, यही मालिक है, और बाकी नासिर को कह देगा कि आप मालिक हैं, अदील अहमद को कह देगा कि अब आपने इस प्रॉपर्टी पे कोई ऑफेंस नहीं करनी, वरना आपके खिलाफ प्रोसीडिंग होगी बस। तो यानी मलकियत साबित करनी है, अभी आप पोजेशन के लिए जनाब जी आप केस करें। पोजेशन नहीं उल्टा बोल रहे हैं सर। जैसे सर छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ सर, एक बंदा सर बाहर चला जाता है, अक्सर होता तो ऐसे ही है कि सर कोई ना कोई कब्जा कर लेता है, मुजेरा कब्जा कर लेता है या कोई कब्जा कर लेता है। सर बंदा वापस आता है 3 साल बाद, अब सर उसने आती पोजेशन तो छुड़वा ली, सर बंदा कोर्ट चला गया, अब ऑर्डर के सर जैसे आप कह रहे हैं ऑर्डर के बाद सर पोजेशन थी उसके पास पहले जो है 2 महीने पहले तक, तो सर अब मुजेरे के पास सर वापस पोजेशन दे देगी कोर्ट, जिसके सर पोजेशन है मालिक की। अगर कोई डिस्प्यूट आता है कोर्ट में देन वो प्रोसीडिंग होगी, वो इन्फॉर्मेशन आती है, ऐसे तो नहीं आएगी। ऐसे वो अगर वो ऐसा कर लेता है तो वो आपका जो मालिक है वो चला जाएगा उधर कोर्ट में, ठीक है, पोजेशन का दावा कर देगा, या इलीगल पोजेशन एक्ट सेक्शन 3 के तहत वो कंप्लेंट फाइल कर देगा मुजारा के खिलाफ, ठीक है। ये 145 की प्रोसीडिंग क्या है? 145 की प्रोसीडिंग का मकसद ये है कि यह प्रिवेंटिव जुरिस्डिक्शन, प्रिवेंटिव के उसने कोई ऑफेंस को रोकना है, प्रिवेंट करना है, लोगों को प्रिवेंट करना है, रोक देना है कि कोई उससे ऑफेंस ना हो। तो ऑफेंस सर यही हो सकता है सर, मुजेरा दोबारा सर फायरिंग करके कब्जा करना चाहता है, तो ये मजिस्ट्रेट को पता चल गया है, उसने डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए सर एक्शन ले लिया कि जनाब जी 2 महीने पहले उसका पोजेशन थी, पोजेशन अभी उसको दें, आप हाँ केस में साबित करेंगे जमीन आपकी है, हाँ जी, जब आप साबित कर लेंगे फिर पोजेशन आपको दे दी जाएगी। हाँ जी, अब फिर वो possession सिविल उसको कोर्ट देना आपको पोजेशन भी दे देगी, बस ऐसे ही है। ठीक हो गया। आगे कहता है प्रोवाइडेड आल्सो दैट इफ मजिस्ट्रेट कंसीडर केस वन ऑफ इमरजेंसी ही में एट एनी